स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कानूनी अधिकार क्या हैं? ये जानना मुझे लगता है हम सबके लिए अहम है। बिल्कुल। और इस पर हम बात करेंगे संविधान के कुछ अनुच्छेदों के आधार पर, जैसे आर्टिकल 20, 21, 22, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी, जिसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस आ रहा है, उसकी धाराएं देखेंगे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क फैसले भी। हाँ, तो मकसद यही है समझना कि कानून कैसे हमें बचाता है, कैसे सुरक्षा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में कौन से वो मुख्य अधिकार हैं जो मिलते हैं। तो चलिए जरूरी विषय को थोड़ा और करीब से देखते हैं। गिरफ्तारी का मामला है ही ऐसा संवेदनशील और अपने हक पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या किसी को ये जानने का हक है कि भाई मुझे पकड़ क्यों रहे हो? हाँ, ये तो सबसे पहला बिल्कुल बुनियादी अधिकार है। सीआरपीसी का सेक्शन 51 है ना, वो साफ कहता है कि पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तारी का पूरा कारण मतलब सारे ग्राउंड्स बताने ही होंगे। और इसी से जुड़ा है वो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला मामला 1997 का, बहुत अहम है ये। हाँ, डीके बसु गाइडलाइंस तो काफी सुनी है। हाँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ निर्देश दिए थे। सिर्फ कारण बताना नहीं, बल्कि गिरफ्तारी का एक मेमो बनेगा, उस पर टाइम, डेट, गवाहों के दस्तखत होंगे, और सबसे जरूरी कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को या किसी दोस्त को इसकी सूचना दी जाएगी। ये सब इसलिए ताकि पुलिस मनमानी न कर सके, पारदर्शिता रहे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बताना नहीं, पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा। ये तो वाकई अहम बात है। ठीक है, कारण पता चल गया, मेमो बन गया। अब गिरफ्तारी के बाद क्या? क्या पुलिस किसी को कितने भी वक्त तक रख सकती है? मैंने सुना है कुछ 24 घंटे का नियम होता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा है। संविधान का आर्टिकल 22(2) और सीआरपीसी का सेक्शन 56 दोनों यही कहते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक ले जाने में जो जरूरी समय लगता है, उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ओके, 24 घंटे के अंदर पेशी। हाँ, और इसमें वो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस भी है 1981 का। उसने भी इसी बात पर जोर दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई गैर कानूनी हिरासत ना हो, मतलब पुलिस अपनी मर्जी से किसी को बंद करके ना रख ले। एक जुडिशियल चेक है ये। समझ गया। मतलब कानून ये पक्का करता है कि किसी को बस यूं ही बंद ना रखा जाए। ठीक है। अब ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या वो व्यक्ति कानूनी मदद ले सकता है, मतलब वकील वगैरह? अरे बिल्कुल, ये तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। संविधान का आर्टिकल 22(1) और सीआरपीसी का सेक्शन 303 ये हक देते हैं। बल्कि सीआरपीसी का सेक्शन 41D तो ये भी कहता है कि पुलिस पूछताछ के दौरान भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। वो नंदिनी सतपथी वाला केस था ना पियलदानी के खिलाफ 1978 का, उसमें भी ये बात साफ हुई थी। पूछताछ के दौरान भी, ये तो बहुतों को नहीं पता होगा। हाँ, ये जरूरी है। और इससे भी जुड़ी एक और अहम बात है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वकील का खर्चा नहीं उठा सकता तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता मतलब फ्री लीगल एड पाने का अधिकार है। ये संविधान के आर्टिकल 39A में है। और वो हुसैनारा खातून वाला केस बिहार राज्य के खिलाफ 1979 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना था। अच्छा, मतलब पैसे की कमी न्याय के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज जो हम फिल्मों में काफी देखते हैं, क्या किसी पर दबाव डालकर उसी के खिलाफ बयान लिया जा सकता है कि भाई कबूल करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान इसकी सख्त मनाही करता है। आर्टिकल 23 वो साफ तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्मदोषारोपण से सुरक्षा। ओके, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ, वो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालूओघड़ वाला केस था 1961 का। उसमें कोर्ट ने इसकी व्याख्या भी की थी। ये अधिकार पुलिस जांच के दौरान किसी भी तरह की जबरदस्ती, दबाव या थर्ड डिग्री को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब खुद के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन गिरफ्तारी के बाद बाहर आने का क्या? जमानत, बेल, उसके बारे में क्या नियम है? देखिए, ये निर्भर करता है कि अपराध किस तरह का है। अगर अपराध जमानती है मतलब बेलेबल ऑफेंस है, तो जमानत पाना गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, राइट है उसका।
और सीआरपीसी का सेक्शन 52 ये भी कहता है कि पुलिस को ये बताना होगा कि ये जमानती अपराध है और आप जमानत ले सकते हैं। अच्छा, पुलिस को बताना होगा। हाँ, और कोर्ट ने भी कई बार कहा है, जैसे वो बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस था 1978 का, कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब जमानत नियम में, जेल भेजना अपवाद। अगर अपराध गैर जमानती है, मतलब नॉन बेलेबल, तब जमानत अधिकार नहीं होती, लेकिन कोर्ट केस के फैक्ट्स और हालात देखकर जमानत दे सकती है। और एक चीज और है, डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल वो क्या है? वो ये है कि अगर पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत जो तय समय सीमा है, आमतौर पर 60 या 90 दिन, उसमें जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती, तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। ये उसका अधिकार बन जाता है, चाहे अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो। इसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर जांच में देरी हुई तो बेल मिल सकती है। ये भी एक अहम पॉइंट है। क्या कुछ और भी खास अधिकार हैं, जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए, या मेडिकल जांच को लेकर कुछ? हाँ, बिल्कुल। कानून ने कुछ समूहों का विशेष ध्यान रखा है। जैसे महिलाओं के मामले में वो शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 1983 का। उसके बाद ये नियम और पुख्ता हुआ कि आमतौर पर किसी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कुछ खास हालात हो सकते हैं, पर सामान्य नियम यही है, और गिरफ्तारी हमेशा महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। ओके, ये महिलाओं के लिए जरूरी सुरक्षा है। हाँ, बच्चों के लिए तो पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके प्रावधान लागू होते हैं। और एक और अधिकार है मेडिकल जांच का, सीआरपीसी का सेक्शन 54। गिरफ्तार व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी मेडिकल जांच की मांग कर सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है, जैसा शीला बारसे के ही एक और केस में 1987 कहा गया, ताकि अगर हिरासत में कोई चोट लगी हो, कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, तो उसका पता चल सके, उसका रिकॉर्ड बन सके। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारा कानून और न्यायपालिका दोनों ने गिरफ्तारी जैसी गंभीर स्थिति में भी व्यक्ति की आज़ादी, उसके सम्मान को बचाने के लिए कई सारे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारी डिग्निटी, हमारी गरिमा को बचाने के उपाय हैं। निश्चित रूप से ये सारे अधिकार, और खासकर वो डीके बसु मामले में जो गाइडलाइंस दी गई, वो पुलिस की शक्तियों और व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाते हैं। कोशिश यही है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, फेयर हो और कानून का राज चले, रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या सिर्फ कानूनों में इन अधिकारों का लिखा होना ही काफ़ी है, या फिर हम नागरिकों में, लोगों में इनकी जानकारी होना, इनकी जागरूकता होना ही इनकी असली ताकत है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकार तो हैं, पर जब तक लोग जानेंगे नहीं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे? सही कहा। शायद अपने हकों को जानना ही उन्हें असलियत में पाने का, उन्हें लागू करवाने का पहला कदम है।